नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए अब रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तब तक बने रहिए मेरे साथ स्टार न्यूज प्लस पर और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बिहार में सीएम पद को लेकर पहले से ही बवाल मचा हुआ था। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार हो या जेडीयू के दूसरे नेता बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं कि वो नीतीश को सीएम उम्मीदवार घोषित कर दे, लेकिन बीजेपी ने अभी तक जेडीयू की डिमांड नहीं मानी है। 2 महीने पहले अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी का संसदीय बोर्ड सीएम उम्मीदवार तय करेगा, जिसे लेकर पहले से ही जेडीयू नाराज दिख रही थी। और अब बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी कह दिया है कि बीजेपी का संसदीय बोर्ड ही सीएम फेस तय करेगा, यानी अकेले नीतीश कुमार ही सीएम पद के दावेदार नहीं है। जायसवाल के बयान पर बवाल मचा तो बाद में उन्होंने इसे लेकर सफाई भी दी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी हाईकमान ने अभी तक नीतीश की सीएम दावेदारी पर मुहर नहीं लगाई है, उससे साफ है कि बिहार में कुछ बड़ा खेल करने की कोशिश हो रही है। इस बीच पटना में जीतन राम मांझी की पार्टी हम ने दलित समागम रैली बुलाई। नीतीश कुमार इस रैली में पहुंचे, लेकिन सिर्फ 2.5 मिनट ही रुके। 15 सेकंड के लिए माइक तक आए और बिना कुछ बोले रैली छोड़कर चले गए। नीतीश के रैली में बिना कुछ कहे जाने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो बीजेपी हाईकमान से नाराज है या बीजेपी के दबाव में है। नीतीश के जाने के बाद मांझी ने मंच से बड़ा ऐलान किया। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि अपने हाथ में चाबी लो, वरना ताला नहीं खुलेगा और आप कटोरा लेकर घूमते रह जाओगे। इससे पहले मांझी ने विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर भी बड़ी दावेदारी का ऐलान किया था। मांझी के तेवरों ने एनडीए को ही मुश्किल में डाल दिया है। दरअसल 27 फरवरी को नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया था, जिसमें मांझी के बेटे संतोष सुमन जो 3 मंत्रालय संभाल रहे थे, उनमें से 2 मंत्रालय वापस ले लिए गए। प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। राहुल ने केंद्र की मोदी सरकार को दलित विरोधी बताया। राहुल ने कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग में 2 अहम पद खाली पड़े हैं और सरकार इसकी उपेक्षा कर रही है। राहुल ने एक्स पर लिखा, भाजपा सरकार की दलित विरोधी मानसिकता का एक और सबूत देखिए। दलितों के अधिकारों की रक्षा करने वाले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को जानबूझकर उपेक्षित कर दिया गया है। इसके 2 अहम पद पिछले 1 साल से खाली पड़े हैं। ये आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसे कमजोर करना दलितों के संवैधानिक और सामाजिक अधिकारों पर सीधा हमला है। आयोग नहीं तो सरकार में दलितों की आवाज कौन सुनेगा? उनकी शिकायतों पर कार्रवाई कौन करेगा? राहुल यही नहीं रुके। राहुल ने पीएम मोदी को मेंशन करते हुए मांग की कि जल्द से जल्द आयोग के सभी पद भरे जाने चाहिए, ताकि ये दलितों के हकों और अधिकारों की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी प्रभावी रूप से निभा सके। बता दें कि राहुल गांधी लगातार दलितों के हक को लेकर अपनी रैलियों में आवाज उठाते ही रहे हैं और अब एक बार फिर राहुल गांधी ने सीधे तौर पर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए दलितों के हक की बात की है। अब देखना होगा कि राहुल के इस हमले का बीजेपी सरकार क्या जवाब देती है। जामा मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एएसआई ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। एएसआई ने रिपोर्ट में कहा कि मस्जिद की पेंटिंग अभी ठीक है। इसके बाद हाईकोर्ट ने एएसआई की निगरानी में तत्काल साफ सफाई कराने का आदेश दिया। मस्जिद कमेटी को इस रिपोर्ट पर आपत्ति दाखिल करने का 4 मार्च तक का समय दिया गया है। हाईकोर्ट अब 4 मार्च को इस मामले पर फिर सुनवाई करेगा। दरअसल 25 फरवरी को जामा मस्जिद कमेटी के वकील जाहिर असगर ने मस्जिद की रंगाई पुताई के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने कहा था कि हम लोग हर साल रमजान से पहले मस्जिद की रंगाई पुताई करते हैं, लेकिन इस बार प्रशासन इजाजत नहीं दे रहा। इस पर 27 फरवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की थी। इसमें मस्जिद के मुतवल्ली और एएसआई को भी शामिल किया गया था। कोर्ट ने कमेटी को निर्देश दिया था कि 24 घंटे के अंदर यानी 28 फरवरी तक कमेटी मस्जिद का निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट दे। एएसआई ने शुक्रवार सुबह यानी 28 फरवरी को ही रिपोर्ट सौंप दी, जिसके बाद 10 बजे जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई। ऐसे में हाईकोर्ट के इस फैसले को मुस्लिम पक्ष के लिए झटका माना जा रहा है। बता दें कि इससे 3 दिन पहले यूपी सरकार ने संभल में शाही जामा मस्जिद और उसके पास मौजूद कुएं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। सरकार ने मस्जिद इंतजामिया कमेटी के उस दावे को खारिज किया है, जिसमें कुएं को मस्जिद की प्रॉपर्टी बताया। भारत में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पहले मोदी सरकार पर हिंदी भाषा को थोपने के आरोप लगाए गए और अब गृह मंत्री अमित शाह पर जनता को भ्रमित करने के आरोप लग रहे हैं। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने परिसीमन के मुद्दे पर कहा कि गृह मंत्री का बयान भरोसे लायक नहीं है।
उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी दक्षिणी राज्यों को चुप कराने के लिए परिसीमन को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। सिद्धारमैया ने कहा कि अगर केंद्र सरकार सचमुच दक्षिणी राज्यों के लिए निष्पक्षता चाहती है तो गृह मंत्री बताएं कि परिसीमन जनसंख्या के आधार पर होगा या लोकसभा सीटों की मौजूदा संख्या के आधार पर। परिसीमन अगर जनसंख्या के मुताबिक हुआ तो दक्षिणी राज्यों के साथ यह घोर अन्याय होगा। दक्षिणी राज्यों में लोकसभा सीटें या तो कम होंगी या उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, जबकि उत्तरी राज्यों को ज्यादा सीटें मिलेंगी। उन्होंने बताया कि अगर ऐसा हुआ तो कर्नाटक में लोकसभा सीटें 28 से घटकर 26 रह जाएंगी, वहीं आंध्र प्रदेश की सीटें 42 से घटकर 34, केरल की 20 से घटकर 12 और तमिलनाडु की 39 से घटकर 31 रह जाएंगी, जबकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या 80 से बढ़कर 91, बिहार में 40 से 50 और मध्य प्रदेश में 29 से 33 हो जाएगी। सिद्धारमैया ने कहा कि यह अन्याय नहीं तो और क्या है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 26 फरवरी को तमिलनाडु के दौरे पर थे। इस दौरान वहां के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के दावों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि परिसीमन अनुपातिक आधार पर किया जाएगा। परिसीमन की वजह से दक्षिणी राज्यों की एक भी संसदीय सीट कम नहीं होगी, जबकि स्टालिन का कहना था कि आबादी के आधार पर परिसीमन किया गया तो राज्य में 8 लोकसभा सीटें कम हो जाएंगी। और अब स्टालिन ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ट्राई लैंग्वेज नीति के खिलाफ वो पहले से ही केंद्र के खिलाफ खड़े हैं और अब उन्होंने भाषा विवाद और परिसीमन मुद्दे पर सबका साथ मांगा है। स्टालिन ने कहा कि आज तमिलनाडु 2 महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है, भाषा युद्ध जो हमारी जीवन रेखा है और परिसीमन के खिलाफ लड़ाई जो हमारा अधिकार है। उन्होंने साफ कर दिया कि वो तमिलनाडु के कल्याण और भविष्य के साथ किसी भी व्यक्ति या वस्तु के लिए समझौता नहीं करेंगे। तमिलनाडु विरोध करेगा, तमिलनाडु विजयी होगा। यानी देखा जाए तो पूरे दक्षिण में ही मोदी सरकार का विरोध देखा जा रहा है, उनकी नीतियों का विरोध हो रहा है। अब ऐसे में इस तनाव को कम करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है, ये देखने वाली बात होगी। कुछ वक्त से पीएमएलए और यूएपीए कानून को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इन कानूनों के दुरुपयोग को लेकर चिंता जताई जा रही है। इस बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को इन कानूनों को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने अदालतों को चेताते हुए कहा कि पीएमएलए और यूपीए जैसे विशेष कानूनों के तहत की गई गिरफ्तारी की न्यायिक समीक्षा बहुत सावधानी से और केवल असामान्य हालात में किए जाने चाहिए। कोर्ट का यह निर्देश कानून के दुरुपयोग को रोकने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आदेश न्यायिक हस्तक्षेप को सीमित करता है ताकि अधिकारी अपनी शक्तियों का सही उपयोग कर सके और अपराध को रोक सके। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज के हित के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज कस्टम्स एक्ट और जीएसटी जैसे खास कानूनों को लेकर आई है। कोर्ट की बेंच ने कस्टम और जीएसटी अधिकारियों को गिरफ्तारी का अधिकार देने वाले प्रावधानों को सही ठहराया। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने कहा कि ऐसे मामलों में कोर्ट को अपनी शक्तियों का बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए। कोर्ट को सिर्फ ये देखना चाहिए कि कानूनी और संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन हुआ है या नहीं, जैसे क्या अधिकारी कानून के तहत अधिकृत था। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ किया कि स्पेशल एक्ट्स के सख्त प्रावधानों को नरमी से नहीं देखा जाना चाहिए। ऐसा करने से कानून का मकसद पूरा नहीं होगा। पीएमएलए, कस्टम्स एक्ट या फेरा के तहत अपराध बहुत गंभीर है। ये अपराध देश की वित्तीय व्यवस्था और संप्रभुता को प्रभावित करते हैं। इसलिए इन कानूनों की प्रावधानों की व्याख्या इस तरह से होनी चाहिए जिससे उनके उद्देश्य पूरे हों, ना कि विफल। कोर्ट के इस फैसले से माना जा रहा है कि केंद्रीय एजेंसियों को ज्यादा ताकत मिलेगी, लेकिन कोर्ट ने केंद्रीय एजेंसियों को भी सचेत करते हुए कहा कि जहां तक हो सके गिरफ्तारी से पहले जांच पूरी कर ली जाए। अब कोर्ट के इस निर्देश से क्या जांच एजेंसियों की शक्तियों का दुरुपयोग होगा या इससे गंभीर अपराधों से निपटने में मदद मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। 1 मार्च से आम लोगों की जिंदगी में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। शेयर बाजार से लेकर यूपीआई पेमेंट तक के नियमों में बदलाव हो रहा है। तो आइए देखते हैं कि किन नियमों में क्या बदलाव हुए हैं। सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट के लिए नॉमिनेशन के नियमों में बदलाव किया जा रहा है। सेबी ने 1 मार्च 2025 से म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट के लिए नामांकन के नए नियम लागू करने की घोषणा की है, जिसके तहत अब खाता धारक ज्यादा से ज्यादा 10 नॉमिनी को जोड़ पाएंगे। निवेशकों के पास ये अधिकार होगा कि जिन लोगों को उन्होंने नामांकित किया है उन्हें कितने प्रतिशत की राशि आवंटित करनी है, ये वो पहले ही तय कर सकेंगे। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव हो रहा है। तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में एलपीजी सिलेंडर के नए दाम जारी करती हैं। ऐसे में 1 मार्च को सुबह लगभग 6 बजे तक संशोधित कीमत जारी कर दी जाएगी। इसी तरह सीएनजी और एटीएफ के भाव में बदलाव भी हो सकता है। 1 मार्च से एफडी के नियमों में भी बदलाव हो सकता है। हाल ही में कई बैंकों ने अपने एफडी रेट्स में बदलाव किए हैं, जिसका असर इस महीने बैंकों में दिख सकता है।
वहीं बीमा प्रीमियम के भुगतान को और आसान बनाने के लिए यूपीआई से जुड़े नियमों में भी थोड़ा बदलाव हो सकता है। यूजर्स को बीमा ASBA की सुविधा मिलेगी, जिसकी मदद से बीमा धारक प्रीमियम के लिए अलग से राशि ब्लॉक करके रख पाएंगे। बीमा कंपनियां ग्राहकों को वन टाइम मैंडेट सुविधा ऑफर करेगी। और अब बात करें सबसे अहम बदलाव की, तो 1 मार्च से टैक्स से जुड़े कई बदलाव हो सकते हैं। टैक्स स्लैब और TDS की सीमा में बदलाव किया जाएगा ताकि करदाताओं को राहत दी जा सके। सीनियर सिटीजन के लिए TDS की लिमिट को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जाएगा। इसके साथ ही GST पोर्टल पर लोगों की प्रक्रिया को अब और भी सुरक्षित कर दिया जाएगा। व्यवसायियों को मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का पालन करने के लिए अपनी IT सिस्टम को अपडेट करना होगा। यानी देखा जाए तो 1 मार्च से काफी कुछ बदलने वाला है।